चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को जाने से रोकता है। जिस प्रकार से हम लोग अगर जा रहे हैं, हमें अगर किसी व्यक्ति से टक्कर हो जाती है तो हमारी गति में क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, कमी आ जाती है। उसी प्रकार से चालक तार के अंदर प्रतिरोध एक प्रकार का गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध अगर जितना ज़्यादा होगा विद्युत चालक उतना खराब होगा, प्रतिरोध जितना कम होगा उतना विद्युत चालक बढ़िया होगा। हमने एक एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। अगर तीनों में बोला जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन, तो सबसे अच्छा चालक क्या होगा, कॉपर होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। और सबसे खराब चालक कौन, तो लोहा, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो अगर जो प्रतिरोध होता है किसी चालक में तो उसका संयोजन कैसे किया जाता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन को ही क्या किया जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। हल्ला ना, हल्ला मत करना, आराम आराम से पढ़ो। तो पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक ना। तो बोला गया है क्या, अगर पार्श्व क्रम संयोजन कहें या समानांतर क्रम, चीज़ वही होता है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे और उसके बाद समानांतर क्रम संयोजन के बारे में समझेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, संयोजन मतलब क्या, यानी एक से अधिक प्रतिरोधों को समायोजित करना, यानी एक साथ रखने के क्रम को, यानी क्रम में उसको सजा के रखने का ही क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो रखने का हम रख रहे हैं तो किसी और तरीका से रखेंगे, तुम रखोगे तो किसी और तरीका से रखोगे। तो उसी प्रकार से प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम, जिसे हम लोग पार्श्व क्रम भी कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम के बारे में बोलेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो बताया गया क्या, जब दो या तीन प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। यहाँ दो या तीन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, एक सिरा का दूसरे के पोच से या दूसरे का पोच पहले के सिरे से जोड़ा जाता है। या कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रतिरोध का दो छोर होगा, एक क्या होगा, प्लस चार्ज होगा और एक क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, यानी कि एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया जाता है, धन आयन को ऋण आयन से और ऋण आयन को धन आयन से संयोजित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तीन गो संयोजन है। तो यहाँ से लाइन गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, इस तरह से ऐसे चला गया, एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ माइनस। तो यहाँ पर क्या है, एक प्लस है, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो पहला है, दूसरा क्या है, ये दूसरा है, और तीसरा को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे है। ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस, एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस, और इधर भी एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस। एक सिरा प्लस का होगा यानी धन आयन का होगा, तो दूसरा सिरा क्या होगा, ऋण आयन का यानी कि माइनस का होगा। अब इसी तीनों को हम लोग क्या किया, यहाँ पे रख दिया, पहले को यहाँ पे रख दिए, तो ये क्या है, प्लस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर दूसरे को हम लोग इसको क्या किए, यहाँ पे रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, R2 हो गया। अब तीसरे को यहाँ रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और इसी प्रकार से क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये हमने संयोजित कर दिया, यानी कि क्या किया, श्रेणी क्रम में यहाँ पर प्रतिरोधों को संयोजित कर दिया। अब ये क्या है, देखो, ये वाला प्लस किसके साथ है, माइनस किसके साथ है, प्लस के साथ, और ये वाला प्लस किसके साथ है, माइनस के साथ। फिर ये वाला क्या, माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ, और फिर माइनस इधर चल जाएगा प्लस के साथ, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ही होता है धन आयन को ऋण आयन के साथ और ऋण आयन को धन आयन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पार्श्व क्रम को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि सीरीज क्रम में
क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धन आयन को ऋण आयन के साथ और ऋण आयन को धन आयन के साथ क्या कहते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है, और संयोजित करने के बाद क्या किया जाता है, इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर होगा। तो अगर श्रेणी क्रम में होगा, एस यहाँ नहीं है, यहाँ पे इस तरह से है, तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होगा तो 3 रेजिस्टेंस होगा, तो फाइनल उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक क्या कहते हैं तार को, रेजिस्टेंस को, 3 रेजिस्टेंस को यानी 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 3 रेजिस्टेंस को, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है, और जिसका क्या कहते हैं प्रतिरोधकता, पहले का क्या है, तो 3 ओम है, दूसरे का क्या है 2 ओम है, और तीसरे का क्या है 5 ओम है। तो इस पूरे चालक तार का प्रतिरोध क्षमता कितना होगा, तो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10 ओम हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा संयोजन जो होगा श्रेणी क्रम में होगा प्रतिरोधों का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये संयोजन से आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जी। तो अगर कहीं से दिक्कत हो तो पूछना है, दिक्कत है किसी को जी, नहीं ना। अब आता है प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। एक पॉइंट इसमें बताया गया क्या, कि आपका जो संयोजन होगा, आगे की ओर चलते हैं उसके बाद हम लोग समझते हैं उसके पॉइंट्स। तो बोला गया है कि अगर आपका संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम में होगा, तो प्रत्येक से चाहे वो R1 हो या R2 हो या R3 हो, प्रत्येक का क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो होगा एक समान होगा, यानी कि सब में विद्युत धारा I और I होगा। यानी कि R1 में अगर विद्युत धारा I प्रवाहित की जा रही है, तो उसमें R2 और R3 जितना भी रेजिस्टेंस है सबके अंदर धारा कितना प्रवाहित होगी, I ही प्रवाहित होगी, वो परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाएगा तो विद्युत धारा सबके लिए समान होगी। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे की ओर चला गया है, तथा कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधों का विभवांतर का योग होता है। तो इसीलिए बोला गया कि विभवांतर क्या होगा, अगर तुम्हारा संयोजन जो होगा श्रेणी क्रम में होगा तो विभवांतर क्या होगा, V होगा, तो सभी का V1 V2 और V3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस R1 था, दूसरा रेजिस्टेंस R2 था और तीसरा रेजिस्टेंस R3 था, तो बोला गया है इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, तो इसका V1, इसका V2 और इसका V3 तीनों क्या होगा, जोड़ के जो निकलेगा वही इसका संपूर्ण संयोजन का क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, और बाकी इसको क्या किया गया है, प्रूव किया गया है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। तो इसके संयोजन के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर से हम बता देंगे, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, इसको हम समझते हुए चलते हैं कि V1 बराबर हम लोग जानते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं, V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पर V1 है, तो हमने बताया है कि श्रेणी क्रम में संयोजन होगा, तो I जो विद्युत धारा है सबके लिए समान होगा। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हो सकता है। अब क्या किया है, ये वाला फार्मूला क्या किया, V1 V2 V3 लगा दिया है। ठीक है, V1 V2 V3 लगा दिया है, तो V1 बराबर रख दिया IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या लगा दिया है, IR3। ठीक है, और हम लोग को पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना, V होता है ना। तो यहाँ लग दिए हैं V, और इस तीनों में से क्या किया है, I कॉमन ले लिए। I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। अब इसको I को हम लोग नीचे लेके चल जाएंगे, I को नीचे लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। अब हमारा V बटा I बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो हम लोग पहले से पता है R बराबर क्या होता है, V बटा I। कैसे, क्योंकि V बराबर IR जानते हैं ना, तो R बराबर लिख सकते ना है V बटा I।
तो भी आर बराबर भी बटा आई लिख सकते हैं, तो भी बटा आई बराबर आर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला सिद्ध हो गया। कि अब आपके एग्जाम में पूछता है सिद्ध करने के लिए कि अगर किसी प्रतिरोध को संयोजित श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उसका व्यंजक निकालें। तो व्यंजक क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से क्या करेंगे, संयोजित कर देंगे और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। कम से कम 3 नंबर में पूछेगा, तो 3 से 5 नंबर में पूछेगा, इसको देख लेना है, समझ लेना है। फिर भी दिक्कत हो तो फिर से आके क्लासेस में पूछना है ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चैप्टर बड़ा ही आसान है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम के लिए बड़ा ही काम का है ना। अब इसको हम आगे की ओर देखते हैं, प्रूफ क्या हुआ है जो है। अब आते हैं, हमने श्रेणी क्रम की कहानी को खत्म कर ली। अब क्या है, पार्श्व क्रम, यानी कि क्या है, समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में क्या है, तो सिंपल समझ लो, वहाँ पर प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर समानांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ लेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर क्या कहते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पर है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। तो हम लोग को पता है एक तरफ धन तो दूसरे तरफ ऋण, धन ऋण धन और ऋण। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, समानांतर क्रम में क्या किया जाता है, इस तरह से जोड़ दिया जाता है। इसको तीनों को क्या किया जाएगा, कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर करके बनाते हैं, जिससे कि आप लोग क्या कीजिएगा, समानांतर क्रम में पिक्चर भी बना लीजिएगा, ठीक ना। जब यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा तो पिक्चर भी बना लीजिएगा। कैसे था, तो एक यहाँ पर इस तरह से है, ये भी हो गया। पहला है हमारा R1, ये तुम्हारा R2 और ये तुम्हारा R3। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस और प्लस। तो सबको क्या किया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया। प्लस को सबको एक साथ जोड़ दिया गया, ये प्लस हो गया, और माइनस को भी क्या हुआ, एक साथ जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरह से संयोजित किया जाएगा और यहाँ से कुछ इस तरह से लेके जाया जाएगा, ऐसे संयोजित किया। तो ये जो हमारा संयोजन है ये क्या है, समानांतर क्रम संयोजन है, पार्श्व क्रम संयोजन है। पार्श्व क्रम संयोजन कहता क्या है कि जब हम किसी एक, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को धन आयन के साथ, ऋण आयन को ऋण आयन के साथ संयोजित कर देते हैं, तो उस तरह के प्रतिरोधों के संयोजन को क्या कहते हैं, समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है, इसको इरेज कर देते हैं, जरूरत होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर बोला गया है क्या कि यहाँ पर क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम के लिए कंडीशन क्या दिया गया है कि I बराबर, जहाँ पर वहाँ पर क्या था, I1 I2 I3 सब बराबर था I के, यानी कि जितना भी विद्युत धारा था तीनों सीरीज में, तीनों प्रतिरोध में, वो सब बराबर था। लेकिन अगर समानांतर क्रम में होगा तो सभी प्रतिरोधों का विद्युत धारा समान नहीं होगा। यहाँ पर विभवांतर सबके लिए क्या होगा, समान होगा, यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V होगा, ठीक है। और इसका संयोजन क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या R3 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पार्श्व क्रम संयोजन में हमने देखा, समानांतर क्रम संयोजन में देखा कि सभी को धन आयन को धन आयन के साथ, ऋण आयन को ऋण आयन के साथ संयोजित किया गया। सबसे बड़ा क्या कहते हैं, अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगी और सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा क्या होगा, समान होगा। और इसके लिए संयोजन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा जितना प्रतिरोध उसमें जोड़ा हुआ रहेगा। और V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V होगा, यानी कि समानांतर क्रम संयोजन में V1 V2 V3 यानी पूरे प्रतिरोधों में विभवांतर जो होगा हमेशा समान होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर आपका संयोजन क्या कहते हैं, संयोजन समानांतर क्रम में है
तो इनमें से क्या जो होगा आपस में बराबर होगा, तो विभवांतर बराबर होगा, विद्युत धारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। आगे की ओर चलते हैं। कि इस तरह से हमने क्या देखा कि समानांतर क्रम को भी देखा और क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम को भी देखा। अब बोला गया है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन के क्या लाभ हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन के क्या लाभ हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन कभी देखे हो तुम लोग? घर में क्या कहते हैं, 2-3 गो बैटरी डाल के टॉर्च मारने वाला टॉर्च देखे हो? तो उसमें अगर बीच का बैटरी खराब हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला बैटरी बढ़िया हो, तो क्या टॉर्च बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर कोई 4-5 जितना भी मतलब कि प्रतिरोध को जोड़ के जो संयोजन किया जाता है, उसमें से कोई एक भी अगर खराब हो जाए तो बाकी सारा डिवाइस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आप लोग गांव में देखते होंगे, एगो बढ़ता है सीरीज बत्ती, झुकझुकिया भुकभुकिया बॉल पूरा लगल नहीं रहता है, दुआरी के आगे लगा रहता है। तो वो जो संयोजन होता है वो समानांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। और उसमें से अगर एक भी खराब हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका एगो डिमेरिट क्या है कि एक भी खराब हो जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, लेकिन समानांतर क्रम में एगो खराब हो भी जाएगा तो बाकी सब नॉर्मल चलते रहेगा, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी समानांतर क्रम में सभी के लिए अलग अलग तार से जुड़ा हुआ रहता है और सबका विभवांतर क्या होता है, एक होता है। लेकिन क्या होता है, श्रेणी क्रम में सबके लिए विभवांतर अलग अलग होता है। तो एक खराब होता है तो पूरा कनेक्शन ही खराब होता है, यानी कि धन खराब हो गया, यानी कि प्लस चार्ज खराब हो गया तो पूरा में प्लस चार्ज जाना रुक जाएगा उसके आगे, और माइनस चार्ज खराब हो गया तो पूरा में माइनस चार्ज जाना रुक गया। वो तब तक सही नहीं होगा जब तक कि पूरा कनेक्शन सही नहीं हो जाए। ये तो तरीका है कि वो जो बीच का डिवाइस है उसको हटा के जोड़ दो, और नहीं तो उसको ठीक करो, तो आपका क्या होगा, पूरी अच्छी तरह से वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा समानांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का क्या है, लाभ। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे चलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। कि विद्युत धारा का तापीय प्रवाह क्या होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे, जानते हैं P बराबर, पहले इसको समझ लेते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ से विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा तापीय प्रवाह कहते हैं। या कुछ इस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा लेंदी सा प्रोसेस है कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो प्रतिरोध रोकेगा और विद्युत धारा क्या करेगा, जाएगा। प्रतिरोध रोकेगा और विद्युत धारा जाने का काम करेगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, हम कहेंगे कि जैबे करेंगे और तुम कहोगे कि हम अबे करेंगे। यही चीज़ ना हो सकता है जी, कि अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और तुम कहो कि नहीं जाओ इधर से, और हम कहेंगे कि जैबे करेंगे, तो हम कहेंगे जाएंगे और तुम कहो कि मत जाओ, तो दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। तो लड़ाई होगा तो दोनों के बीच में गर्मा गर्मी होगा, फटाफटी होगा, तो पसीना तो छूटबे करेगा। तो वैसा ही कुछ होता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस केस में क्या होता है, प्रतिरोध और विद्युत धारा में पूरा दम पटका पटकी होता है। वो कहेगा तोरा से बरियार हम, वो कहेगा कि तोरा से बरियार हम। जो अगर विद्युत धारा प्रवाह मगर बरियार हो जाएगा तो वो आगे की ओर चल जाएगा। अगर प्रतिरोध बरियार होगा तो वो क्या करेगा कि विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं हो जाएगा। तो इस दौरान क्या होता है, दोनों में झगड़ा हो। अगर झगड़ा होता है, चाहे वो बरियार हो या अगला कमज़ोर हो, हानि तो दोनों को थोड़ा बहुत होता है ना। तो उसी प्रकार से जब दोनों के बीच विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच में झगड़ा होता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। उससे क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो वही बोला गया है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, मतलब कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी गर्मी उससे निकलता है। तो इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। या इसको सिंपल सा समझ सकते हैं, किसी तार से आप लाइन देते हैं तो वो तार क्या हो जाता है, तरवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है जी।
तो तरवा गर्म होने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध क्या हुआ, विद्युत धारा से लड़ाई किया, तो लड़ाई के कारण गर्मी हुआ, गर्मी के कारण जब उसको छूते हैं तो तार मुलायम और गर्म हो जाता है, होता है ना। और विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, अगर ऊष्मा बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत धारा का प्रवाह कमता है, ये ध्यान में रखना है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है क्या, कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ऊर्जा बराबर क्या, शक्ति गुणे समय, जहाँ पर H क्या है, ऊर्जा है, P क्या है, शक्ति है, और T क्या है, समय है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग को पता है H बराबर VI/TI, यानी कि यहाँ इतना बराबर हम लोग को पता है कि VI, तो H बराबर कह सकते ना है कि 2 गो I ना हो गया जी, तो I जुड़ेगा, x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x², P से P से गुना करेंगे तो P², ठीक है। लड़का को लड़का से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़का², लड़की को लड़की से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की²। उसी प्रकार से I को I से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 गो I है तो I², और यहाँ पर हम लोग जानते हैं RT, यानी कि हमारा H बराबर क्या होता है, I² RT, जहाँ पर H क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने जाना कि जब किसी विद्युत चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग S से सूचित करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, I² RT। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे आगे बोला गया, अतः ऊष्मा ऊर्जा यानी ऊष्मा बराबर क्या होता है, I² RT, जहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध, T क्या है, समय, ये ध्यान में रखना है, और H क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा भी कहो या उत्पन्न ऊष्मा भी ऊर्जा कहो या ऊष्मा कहो, सब एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि क्या होता है। अब आता है अगला टॉपिक, जूल का विद्युत धारा तापन नियम। ये कभी कभी पूछता है कि जूल का विद्युत धारा तापन नियम क्या है ना। तो बोला गया है किसी प्रतिरोध में तापन ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग समानुपाती होती है। क्या बोला गया है, किसी प्रतिरोध तापन में ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे ऊष्मा भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगा किसी चालक तार में वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तो हम लोग जानते हैं, यानी कि ऊष्मा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, ये तो जान ही लिए। तीसरा बोला गया है विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है, यानी कि विद्युत धारा भी होता है वो उस जितना समय में प्रवाहित हो जाए, टाइम के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझ में आता है। अगर समानुपाती मतलब क्या कर, समानुपाती का मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो इसको बोलते हैं समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद आता है कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका उपयोग देखते हैं, तो तापन प्रवाह, हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय में, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। अब देखो आयरन करते हैं तो इसका देखो कहाँ पे उपयोग में होता है और कहाँ बिना उपयोग का होता है। ठीक है, उपयोगी यानी कि अगर आयरन हम लोग गर्म करें और गर्म नहीं हो तो हम लोग का कपड़ा आयरन होगा, नहीं होगा, तो वहाँ उपयोगी होता है, इसलिए वो वांछनीय होता है। घर में हीटर पे खाना लोग बनाता है, ठीक है, तो अगर वो हीटर से धान नहीं मारेगा तो खाना पकेगा जी, तसला और कुकर गर्म होगा, नहीं गर्म होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, काम लायक होता है, लेकिन अवांछनीय। आप मोबाइल यूज करते हो तो चलते चलते शॉर्ट वीडियो देख रहे, सर 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 मारे जा रहे हो, और देखते हो गर्मागर बाप कहीं फट न जाए, है ना, तो गर्म होता है तो कहते हो कि ना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। तो ये भी ध्यान देना है कि क्या कहते हैं कि अगर वो गर्म हो जाता है, क्योंकि आजकल देखो मोबाइल वाला फटने वाला भी घटना बड़ी आ रहा है जी। ठीक है, अगर मोबाइल गर्म होने लगे तो उसको छोड़ दीजिए, और क्या कहते हैं मोबाइल को सोते समय अपने बिछावन पर मत रखिए। कुछ दिन पहले की ही घटना है कि एक व्यक्ति क्या कहते हैं मोबाइल चला के बच्चा सो रहा था और विस्फोट कर गया पलंग पर, पूरा पलंग पे आग लग गया, बच्चा बढ़ गया। इसीलिए क्या कहते हैं मोबाइल को यूज करके क्या कहते हैं अपने सिरहाने नहीं रखिए, और ना ही रात के समय सोते समय
चार्ज में लगाइए, ठीक है। उसको सोते समय यूज करके उसको अपने से दूर रखिए, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना से हम लोग बच सके, ठीक ना। मोबाइल अच्छा है, लेकिन क्या कहते हैं, अगर सीमित तक यूज किया जाए तो अच्छा है, अगर सीमा से बाहर किया जाए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार के बोला विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन बना होता है, यानी विद्युत बल्ब में जो तार यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या कहते हैं विद्युत बल्ब में किस तरह के तार का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। अभी 100 वाट वाला पिलक्का बॉल देखे ना होगे जी, उसमें जब क्या कहते हैं बीच में देखना तार लगा रहता है, तो जो तार स्प्रिंग ऐसा रहता है ना, वो किसका होता है, टंगस्टन का तार होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा तार यूज किया जाता है, टंगस्टन का तार उपयोग किया जाता है। फिर बोला गया है उस तापमान पर उपचारित नहीं होता है, मतलब यह जैसे हाई टेम्परेचर में क्या होता है, यह उपचारित नहीं होता है। अगला क्या है, इसका गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आता है विद्युत शक्ति। हमने पहले भी बता दिया था कि विद्युत शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं।